आइए क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पे बेस्ड। इस क्वेश्चन में हमें रिएक्शन फाइंड करना है एट कांटेक्ट। जो क्वेश्चन गिवन है इसमें दो आइडेंटिकल सिलेंडर है, सिलेंडर ए एंड सिलेंडर बी, और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। आइडेंटिकल सिलेंडर का मतलब दोनों का डायमेंशन सेम है, रेडियस दोनों का सेम है, या कह सकते हो डायमीटर दोनों का सेम है। वेट जो गिवन है वो 50 न्यूटन है। दोनों आइडेंटिकल है तो 50 न्यूटन सिलेंडर ए का वेट होगा और 50 न्यूटन सिलेंडर बी का भी वेट होगा। ये वर्टिकल सरफेस है और ये इंक्लाइंड सरफेस है जो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। हमसे कह रहा है फाइंड रिएक्शन एट कांटेक्ट, फाइंड रिएक्शन एट कांटेक्ट। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। करेंगे क्या? सबसे पहला काम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जब भी हमें मिलते हैं जहां पे रिएक्शन फाइंड करना हो तो सबसे पहला काम फ्री बॉडी डायग्राम। और फ्री बॉडी डायग्राम मैंने आपको बताया है, जो हमारे प्रीवियस वीडियोस थे, मैंने फ्री बॉडी डायग्राम पे एक सेपरेट वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। लर्निंग विद सुमित में सर्च करिएगा फ्री बॉडी डायग्राम। वहां में बताया था कि फ्री बॉडी डायग्राम में बॉडी को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं फ्रॉम सराउंडिंग। इसका मतलब ये होता है कि बॉडी में कहीं कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। तो दो सिलेंडर थे, दोनों को अलग कर लिया उसी पोजीशन में, जिस पोजीशन में थे। एक सिलेंडर थोड़ा ऊपर था, दूसरा वाला थोड़ा सा नीचे था, तो एक सिलेंडर थोड़ा ऊपर और दूसरे वाले को थोड़ा सा नीचे कर दिया। कुछ इस टाइप से इनके सेंटर को मिला देते हैं डॉट लाइन से। सॉरी। अब इसके बाद कहता है कि बॉडी इज फ्री फ्रॉम ऑल कांटेक्ट, तो सभी कांटेक्ट से फ्री। सो द रिएक्शन एट कांटेक्ट। इसके बाद जहां भी कांटेक्ट है वहां पे क्या करना है, रिएक्शन लगाना है। तो रिएक्शन के लिए आइए कांटेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। एक कांटेक्ट यहां पे है, एक कांटेक्ट यहां पे है, कांटेक्ट नंबर 1। और ये कांटेक्ट कैसा है, वर्टिकल। एक बात आप जानते हो, रिएक्शन हमेशा नॉर्मल टू कांटेक्ट होता है, यानी कांटेक्ट से परपेंडिकुलर एक्ट करता है। तो यहां पे जो कांटेक्ट है ये कैसे है, वर्टिकल। तो हमारा जो रिएक्शन यहां पे आएगा ये कैसे आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा। यहां पे हमारा इंक्लाइंड है, ये सरफेस इंक्लाइंड है, लेकिन इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक रिएक्शन यहां पे आएगा। R2 मान लेते हैं इसको कांटेक्ट नंबर 2, इसको कांटेक्ट नंबर 3 मानते हैं। तो यहां भी एक रिएक्शन ऐसे आएगा R3, और एक म्यूचुअल कांटेक्ट है दोनों सिलेंडर में, इसको भी समझाएंगे आपको। इसको कांटेक्ट नंबर 4 मान लेते हैं। ये म्यूचुअल है। ये कैसा कांटेक्ट है, म्यूचुअल है, यानी दोनों सिलेंडर के बीच में। आइए पहले इसी को समझते हैं। सिलेंडर बी जो है ऊपर है, ये नीचे वाले पे फोर्स लगाएगा और उतना ही फोर्स नीचे वाला सिलेंडर ऊपर वाले पे लगाएगा। तो दोनों पे इक्वल अपोजिट फोर्स आएगा। और इसी को हमने कहा कि ये क्या है, R4। ये क्या है, R4। अब देखिए, ये सिलेंडर इसके ऊपर लगाया फोर्स और ये वाला सिलेंडर इसके ऊपर लगाया। तो ये म्यूचुअल कांटेक्ट है बिटवीन टू डिफरेंट बॉडीज, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये R4 इस पे भी लगेगा, R4 इस पे भी लगेगा, सेम कांटेक्ट। दोनों का वेट हमेशा जब भी आप एमबीडी बनाइए, वेट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर दो। वेट लगाते समय आपको कुछ सोचना समझना नहीं है, क्योंकि वेट हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। दोनों का वेट सेम है, 50 न्यूटन यहां पे लगा दिया, 50 न्यूटन और 50 न्यूटन यहां पे। अब देखिए अगर रिएक्शन की बात कर लेते हैं। ये जो R1 यहां पे लग रहा है, यानी एफबीडी में देखा जाए इस पॉइंट पे लग रहा है, इसको हम यहां ना लगा दें, जो यहां पे लग रहा है आगे की तरफ बढ़ा दे रहे हैं। आगे की तरफ बढ़ाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स से आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। ये हो गया R1 जो यहां पे लग रहा था। क्यों? क्योंकि यहां पे टुवर्ड्स द सेंटर था। अब यहां से क्या हुआ, अवे हो गया, बाहर की तरफ हो गया।
ऐसे ही जो पॉइंट 2 है यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट 2 पे एक रिएक्शन आएगा, तो इस रिएक्शन को भी क्या करेंगे, यहाँ पे ना दिखा के इसको डॉट लाइन से इसका लाइन ऑफ एक्शन शो कर दिया और बाहर की तरफ निकाल दिया। ऐसा आप फोर्स को आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स में आपको बताया है। इसके बाद देखिए इस सिलेंडर पे जो नेक्स्ट कांटेक्ट है वो कांटेक्ट नंबर 4 है, ये R4। तो यहाँ पे देखिए R2 बाहर की तरफ, R1 बाहर की तरफ, वेट 50 न्यूटन भी बाहर की तरफ, लेकिन जो R4 है ये अभी अंदर की तरफ लग रहा है। तो इसको ऐसे ना दिखा के हम क्या करेंगे, इसको डॉट लाइन से इसके लाइन ऑफ एक्शन को दिखाएंगे। R4 को इस तरफ जो यहाँ पे एरो था इसको आगे बढ़ा देंगे, R4 हो गया, और सिमिलर इस तरफ आगे बढ़ा देंगे, R4 हो गया। ये काम मैं पहले भी कर सकता था, आपको समझाने के लिए पहले R4 यहीं पे लगा के रखा था, बाद में इसको आगे बढ़ाया। अब देखिए एक रिएक्शन बच रहा है R3, ये किस पे लग रहा है, सिलेंडर बी पे, सिलेंडर बी पे। तो इसको भी यहां शो कर देते हैं, आगे की तरफ बाहर की तरफ निकाल दिया, ये हो गया R3। इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब आपको जिस पॉइंट पे एंगल फाइंड करना है वहां पे एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जब आप ड्रॉ कर देते हो तो 90 डिग्री के 4 कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं, उससे हमें ज्योमेट्री अप्लाई करने में आसानी होती है। तो एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पे पहले से है, एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दिया और एक वर्टिकल ड्रॉ कर दिया। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया। अब देखिए एंगल पे आते हैं, R1 हॉरिजॉन्टल है, R2 इंक्लाइन है। तो R2 हमारा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से कितना बना रहा है ये पता करना पड़ेगा। तो देखिए ये जो R2 है यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसी क्वेश्चन में आपको, अगर ये सेंटर है तो सेंटर से इसका वेट डाउनवर्ड आ रहा है, और ये जो रिएक्शन R2 है ये रिएक्शन R2 की लाइन है, रिएक्शन R2 की लाइन है। ये वाला एंगल आपको कितना दिया है, 30 डिग्री। अगर आप इसमें एक छोटा सा ट्राइंगल देखिए, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिए इसको ध्यान से। इसमें अगर हम ये छोटा सा ट्राइंगल देखें, इस छोटे ट्राइंगल में रिएक्शन ऑलवेज मेक्स नॉर्मल टू द कांटेक्ट, ये 90 डिग्री होगा, ये 90, ये 30, तो ये कितना हो गया, 60 हो गया, ये 60 आ गया। अब देखिए इसी की हेल्प से मैं ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखता हूं, ये ट्राइंगल देखिए, ये वाला ट्राइंगल, इसमें ये 90 होगा, ये 60 होगा, तो ये कितना आएगा, 30 डिग्री। और ये इसके वेट की लाइन है, ये किसकी लाइन थी, रिएक्शन की लाइन, यानी R2 की लाइन। तो R2 की लाइन और वेट की लाइन के बीच का एंगल कितना आया, 30 डिग्री है। इसको समझ लीजिए, वेट और रिएक्शन के बीच एंगल उतना ही आएगा जितना आपको एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दिया है। तो इससे ये पता चल गया कि ये वाला एंगल कितना होगा, 30, और इसका वर्टिकली अपोजिट ये है। इतनी तो ज्योमेट्री सबको आती होगी। इसका वर्टिकली अपोजिट कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा ये भी। अच्छा, इसी तरीके से ये जो आपका सेकंड है सिलेंडर बी, सिलेंडर बी का सेंटर मान लीजिए यहाँ पे, इसका वेट ऐसे डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और यहाँ पे जो ये R3 की लाइन जा रही है ये भी उतना ही एंगल बनाएगी जितना एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है। जैसे यहाँ पे आया था वैसे आप यहाँ भी ज्योमेट्री अप्लाई करके देख सकते हो। ये 30, ये 90, तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो गया, ये 90, तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। एक बार ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, एक बार ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, या देखिए ये वाला एंगल भी आपका कितना होगा, 30 डिग्री होगा, और इसका वर्टिकली अपोजिट ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। इतनी बातें अगर आपके समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें पता चल गया R2 कितना बना रहा है, R3 कितना बना रहा है, लेकिन एक फोर्स और इंक्लाइंड है, वो है R4। अभी इसका एंगल हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो R4 के एंगल को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यहां से देखिए, अगर ये एंगल 30 है तो ये कितना बचेगा, 60 बचेगा। अब ध्यान से देखना इन दोनों लाइनों को, जो लाइन मैं आपको बताने चल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखिए। ये जो आपकी R2 की लाइन है, ये और ये सेंटर की लाइन है, ये और ये पैरेलल है, ये दोनों लाइनें, ये प्लेन पे दोनों आइडेंटिकल सिलेंडर है, यानी दोनों का रेडियस सेम होगा। ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। अगर ये रेडियस इक्वल है तो ये लाइन इसके पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन इसके साथ कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ये एंगल 90 डिग्री होगा।
तो अगर ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा, यहां से समझो, अगर आपका ये एंगल 90 डिग्री है तो इसमें से आपको ये पता चल गया कि ये 60 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ऐसे देखिए, ये 30 तो ये 60 हुआ। अगर ये 60 हुआ तो ये कितना बचा, 30, क्योंकि ये पूरा 90 बनाएगा। ये और ये पैरेलल है, ये दोनों लाइनें पैरेलल, ये रेडियस इसके परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों 90 बना रहे हैं। ये 30 था तो ये 60 हुआ, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया तो ये 30 आ गया। तो जब ये 30 है तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये भी कितना होगा, 30। ये 30 है तो इसका अल्टरनेट ये कितना होगा, 30। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। यहाँ पे ये एंगल ये 30 है तो इसका अल्टरनेट ये 30 और इसका वर्टिकली अपोजिट ये 30। ये ज्योमेट्री से हुआ, मुझे पता है ज्योमेट्री आप लोगों को आती है, लेकिन फिर भी ये हमारी जिम्मेदारी बनती है जब ये मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो आपको ज्योमेट्री भी साथ में क्लियर करता चलो। अब देखिए बाकी एंगल कितने क्या है उसको निकाल लेते हैं। अगर ये 30 है तो ये कितना बचेगा, 60। ये 30 है तो कितना होगा, 60। ये 30 तो ये 60, ये 30 तो ये 60। मैं डायरेक्ट भी 90 लिख सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए एक एक एंगल यहाँ पे लिखा। तो अब हमारा मैक्सिमम वर्क हो गया है, एंगल हमने फाइंड कर लिया। अब देखते हैं कि क्या किसी सिलेंडर में हम लामिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम सिलेंडर 1 की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ फोर्सेस 4 है, R1, R2, R4 एंड 50 न्यूटन वेट। दीज आर द 4 फोर्सेस। इसमें लामिस थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकता है, तो क्या इसको हम रिजॉल्व करके सॉल्व कर लें। नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 1, 2, 3। यहाँ पे 3 अननोन्स है और इक्वेशंस कितने बनेंगे, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। अगर हम कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे तो दो ही इक्वेशन, सिग्मा fx इक्वल टू 0 एंड सिग्मा fy इक्वल टू 0 बनेगा। यानी पहले हम इसको ना सॉल्व करके सिलेंडर बी पे चलते हैं। क्यों, क्योंकि सिलेंडर बी पे 2 ही अननोन है और 3 फोर्सेज है टोटल, तो यहाँ पे लामिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए पहले सिलेंडर बी को सॉल्व करते हैं। मैं ये क्वेश्चन रफ कर रहा हूं। तो जब हम लोग सिलेंडर बी को पहले सॉल्व करेंगे तो देखिए सिलेंडर बी को मैं यहां अलग से बना देता हूं। पहले सिलेंडर बी को सॉल्व करते हैं। तो सिलेंडर बी को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है R3 और R4 के बीच कितना एंगल आ रहा है। आपको समझाने के लिए यहां पे अलग से बना दे रहा हूं। ये है R4, ये है R3 और ये हमारा 50 न्यूटन। तो 30 प्लस 60 ये कितना हो गया, 90 डिग्री। ये 90 प्लस 30 कितना हो गया, 120 और ये 90 प्लस 60 150। इस तरह से इसमें हम लामिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए लामिस थ्योरम अप्लाई करते हैं। फोर्स अगर R3 कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा R3 अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। तो R4 एंड 50 न्यूटन के बीच का एंगल कितना है, 120। 60 30 90 प्लस 30 120। तो साइन 120 इज इक्वल टू R4 अपॉन साइन एंगल बिटवीन R3 एंड 50 न्यूटन 90 प्लस 60 150। लामिस थ्योरम मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। देन वेट 50 न्यूटन अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस 60 30 90। तो यहां से हमारा R3 इक्वल टू आ जाएगा 50 साइन 120। इसका डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई होगा। क्यों, पहले मैं R3 को कंपेयर कर रहा हूं इससे, तो R3 को जब इससे कंपेयर करेंगे तो दिस इक्वल टू दिस, तो R3 इक्वल टू इसका डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई होगा 50 साइन 120 अपॉन साइन 90। इसको आप लोग कैलकुलेशन से सॉल्व करिएगा और बताइए कितना आता है। ये लगभग 43.30 के आसपास आना चाहिए, 43.30 न्यूटन के आसपास आना चाहिए। अब R4 के लिए काम करते हैं। तो R4 हमारा हो जाएगा R4 इक्वल टू इसका डिनोमिनेटर इसमें मल्टीप्लाई होगा। अब R4 को कंपेयर जब करेंगे इसके साथ तो R4 इक्वल टू 50 साइन 150
डिवाइडेड बाई साइन 90, और यहां से हमें मिल जाएगा जो R4 आएगा ये 1/2 हो जाएगा, 25 साइन 91 होता है, तो ये आ जाएगा 25 न्यूटन, ये तो कंफर्म है। तो इस तरह से R3 और R4 आ गया, R3 हमें पता चल गया और R4 हमें पता चल गया। अब क्या क्या फाइंड करने के लिए बचा है? R1 एंड R2। तो इसको मैं कहीं पे लिख देता हूं। हमें जो पता चल गया है, हमें पता चल गया कि R3 कितना होगा, तो R3 हमारा होगा 43.30 न्यूटन, और R4 हमारा आ गया 25 न्यूटन, ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग सिलेंडर ए सॉल्व करते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं इसे रफ कर रहा हूं, सिलेंडर 1 आपको सॉल्व कराता हूं। आइए सॉल्व करते हैं अब सिलेंडर 1 यानी R1 और R2 के लिए। देखिए R4 हमें पता चल गया है, ये हमें कितना पता चला है? 25 न्यूटन। R4 कितना है? 25। अब हम क्या करेंगे, सिलेंडर 1 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं, फोर्सेस को एक्स वाई के लॉन्ग रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ फोर्सेस 4 है। तो आप देखिए हॉरिजॉन्टल पे कितना है, ये है R1, और वर्टिकल पे Y पे है 50 न्यूटन। इसके बाद R2 को रिजॉल्व करेंगे Y के लॉन्ग, तो इसका Y कंपोनेंट आ जाएगा R2 cos 30, जिसके साथ एंगल बनाता है उस पे cos कंपोनेंट आता है, तो Y पे आएगा R2 cos 30, और इसको x पे लेके आएंगे तो ये आ जाएगा R2 sin 30, R2 sin 30। देखिए R2 आपका वर्टिकल से 30 डिग्री बना रहा है, तो y कंपोनेंट आ गया R2 cos 30 एंड x पे आपका आ गया R2 sin 30। हो गया। चलिए, तो ये R2 sin 30, R2 cos 30। अब इसके बाद 25 को रिजॉल्व करेंगे, तो 25 को जब रिजॉल्व करेंगे तो इसका कंपोनेंट आ जाएगा 25 मतलब R4, इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 cos 30, इस पे आ जाएगा 25 cos 30, और y पे आ जाएगा 25 sin 30। इस तरह से सभी फोर्सेस को रिजॉल्व कर दिया गया। x और y के अलॉन्ग जो हमारे इंक्लाइंड फोर्सेस थे, और जो वर्टिकल थे उनको सीधे वर्टिकल एक्सिस पे लिख दिया, जो हॉरिजॉन्टल था उसको हॉरिजॉन्टल पे। अब देखिए, अब हम इसमें कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या है? कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में हमारे पास दो इक्वेशन है, सिग्मा Fy इक्वल टू 0 एंड सिग्मा Fx इक्वल टू 0। हम दो इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, सिग्मा Fx इक्वल टू 0 एंड सिग्मा Fy इक्वल टू 0। तो पहले मैं y एक्सिस पे देख रहा हूं, एक ही अननोन है, तो पहले सिग्मा Fy इक्वल टू 0 करते हैं, अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अलोंग y एक्सिस। तो R2 cos 30 माइनस 25 sin 30 माइनस 50 इक्वल टू 0, ये मैं अप्लाई किया, सिग्मा Fy इक्वल टू 0। सिग्मा Fy मतलब समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज अलोंग y एक्सिस। ये आ गया R2 cos 30 माइनस 25 sin 30 माइनस 50 इक्वल टू 0। तो यहां से इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो R2 मिलेगा, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। तो ये यहाँ पे R2 हम लोग फाइंड कर रहे थे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो R2 जो फाइंड करेंगे तो ये R2 cos 30 इक्वल टू 25 sin 30 प्लस 50, इन दोनों का सम करिए, cos 30 से डिवाइड करिए,
तो आपको R2 मिल जाएगा और ये आएगा 72.16 न्यूटन। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिए सिग्मा एफ वाई 0 कर चुके हैं, सिग्मा एफ एक्स 0 भी कर सकते हैं। तो जब सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारा आ जाएगा R1 माइनस 25 cos 30 माइनस R2 sin 30 इक्वल टू 0। तो यहां से लिख सकते हैं R1 माइनस 25 cos 30 माइनस R2 कितना है 72.16 फाइंड कर चुके हैं, तो 16 sin 30 इक्वल टू 0। तो यहां से R1 इक्वल टू आ गया 25 cos 30 प्लस 72.16 sin 30, 25 cos 30 प्लस 72.16 sin 30, राइट साइड गया सब पॉजिटिव हो गया। तो R1 इक्वल टू आ जाएगा 57.73 न्यूटन। इस तरह से जो रिएक्शन में फाइंड करना था R1, R2, R3, R4 चारों हमने फाइंड कर लिया। ये हमारा R1 आ गया, ये R2, R3 एंड R4। R3, R4 जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए आ रहे थे, लामिस थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व कर लिया था। यहां से R4 की वैल्यू यहां पुट कर दिया क्योंकि दोनों इक्वल है, यहां पे पुट किया, फिर इन फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया। R4 को x के लॉन्ग R4 cos 30, y के लॉन्ग R4 sin 30। तो R4 पता था 25, इसलिए डायरेक्ट 25 cos 30 एंड 25 sin 30 यहां पे लिख दिया। ठीक है, R2 को रिजॉल्व किया तो R2 cos 30, R2 sin 30। देन यहां पे कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बन रहा था, तो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर सकते हैं जो हमें बताता है सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। तो पहले सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 किया क्योंकि वाई एक्सिस पे एक ही अननोन था R2, तो डायरेक्ट R2 पता चल गया। फिर सिग्मा एफ एक्स 0 कर लिया, यहाँ पे R1 R2 दो अननोन थे, R2 हमारा पहले पता चल गया था, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दिया तो हमारा R1 आ गया। इस तरीके से हम लोगों ने रिएक्शन फाइंड कर लिया। तो अगर आपके समझ में आ रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां जो प्रॉब्लम हो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, जिससे उस प्रॉब्लम को हम दूर करने का एफर्ट कर सकें। थैंक यू।